हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अज़हर आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पेपर 2 साइंस वालों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अबर जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 31 जनवरी को, कोरोना के कारण काफ़ी डिले हो गया था, उसी को एग्ज़ाम जनवरी में लिया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान बाल विकास शिक्षा शास्त्र, जहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए 30 ऑफ 30 हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ जानने वाले हैं कि उसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों के पास टाइम कम है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए जरा गौर से, कि बाल्य अवस्था की अवधि में विकास होता है। क्या कहता है कि बाल्य अवस्था की अवधि में विकास यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो यहाँ डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। देखिए सबसे पहले ये प्रॉपर्टी से पूछा जा रहा है। देखिए, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। दोस्तों, यह सबसे पहले कहता है ना कि बाल्य अवस्था यानी चाइल्डहुड की जो ड्यूरेशन होता है, अवधि, उस समय डेवलपमेंट कैसा होता है। तो डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है या बहुत धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता, है ना। तो आपको बता दें कि ये मिश्रित होता है। मिश्रित का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स होता है, ये मल्टी लेयर्ड होता है ना। और डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स, नॉट स्लो मोशन में, ये रैपिडली होता है बच्चों में, है ना। और इसे मापा नहीं जा सकता, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर गति धीमी होता है, ये गलत कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहता है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कहता है कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो ये सही बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, ये पूछा गया है, जो वाइगोस्की का दिया हुआ जेपीडी है, जेपीडी का मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग मचान भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, इसके फोल्डिंग को मचान कहा जाता है, ये नहीं होगा। तो ये इसका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो आपको बता दें कि अगर, देखिए हम एक आपको आंसर पहले बता देते हैं। जैसे सबसे पहले एक क्या है ना कि यहाँ पर एक बालक है, वो बालक अपने से इस जगह से इस लेवल तक अपना काम कर सकता है, अपनी एबिलिटी से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्षमता रखता है, लेकिन प्रॉब्लम का और हल तक जाने में उसे कहीं ना कहीं मदद चाहिए। तो यहाँ पर एडल्ट उसे मदद कर देते हैं। तो अपने से जहाँ से कर पाता था बच्चा, और वहाँ से एडल्ट ने फिर उसे मदद किया तो वो परिणाम तक पहुँच गया। तो ये जो बीच में जो गैपिंग आता है, क्षेत्र आता है, इसको फॉल्ट क्या कहते हैं, उसे जेपीडी कहा जाता है, जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन, बच्चों को वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता द्वारा बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य के क्षेत्र, यही आंसर होगा, है ना। कि जो आपका वयस्क जो होता है, बच्चे जो अब अपने स्वतंत्र रूप से जहाँ तक प्रदर्शन करने सकते हैं वो स्तर, और वयस्क जो अधिक कौशल वाले जो बच्चे हैं उनकी सहायता से जो बच्चे उपार्जित करते हैं, ऐसे प्रदर्शन के बीच का जो क्षेत्र होता है वही कहलाता है आपका क्या, जेपीडी कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रेन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए यहाँ जीन पियाजे, मैंने उसके वीडियो भी डाल दिए हैं, उसमें से क्या है ना कि जीन पियाजे ने अलग अलग स्तर बताए विकास के, बच्चों के जो डेवलपमेंट है उसके अलग अलग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, संज्ञानात्मक विकास जो है उसके अलग अलग स्तर बताए। उसमें से सबसे पहले उन्होंने बताया था संवेदी पश्य स्तर, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज की बात किया था उन्होंने। उसके बाद प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल, है ना, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे स्टेजेस बताई हैं, उनके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, है ना, संक्रियात्मक अवस्था जिसको कहते हैं प्री ऑपरेशन सॉरी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है कि इसमें बच्चे ना अमूर्तता सोचने लगते हैं। मूर्त और अमूर्त जो होता है, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मूर्त का कहने का मतलब है कि जो बच्चा देखा
वही सीखा। जैसे बोलिएगा कि ये गेंद है, हाँ गेंद है। लेकिन एक बच्चे को बोलिए कि टूटी हुई जंजीर दिखा दीजिए और उसको बोलिए कि ये क्या है, तो जो बच्चे मूर्त सोचते होंगे, जिसके पास मूर्त सोचने की क्षमता है, वो बोलेंगे टूटा हुआ जंजीर है ना। लेकिन जो अमूर्त वाले बच्चे होंगे, अमूर्त सोच वाले होंगे, वो क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं ये आज़ादी को दर्शाता है, गुलामी से छुटकारा को दर्शाता है। तो उसने कभी कहीं ना कहीं उस पॉइंट से उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ऊंचा है, तो उसको कहते हैं अमूर्त सोच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है ना, कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, केंद्रीकरण और अनुक्रमित सोच में आबद्ध है ना, संरक्षण यानी कंजर्वेशन है ना, उसके बाद वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करना, सरणीबद्धता, ये सब आता है, सब बच्चों बता देते हैं। ये आता है आपका प्री ऑपरेशनल की बात होता है, ये प्री ऑपरेशनल में ऐसा आता है। ये कंजर्वेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया, श्रेणीबद्धता, बच्चे चप्पल का देखना कि छोटे से बड़े सजाने लगते हैं, क्रम में लगाते हैं, है ना। और बच्चे को कंजर्वेशन ये पता चल जाता है कि अगर कोई कौन कितना है, छोटा सा अगर 1 ग्राम का चीज़ है, अगर 1 kg का, तो 1 kg वाला लेके बोले वो ज़्यादा है ना, तो कंजर्वेशन उसके अंदर आ जाता है ना। बच्चे वर्गीकरण करने लगते हैं, ये सब प्री ऑपरेशनल का है। लेकिन यहाँ पर हमको पूछा है अमूर्त संक्रियानात्मक का, तो अमूर्त संक्रियानात्मक का क्या हो जाएगा कि बच्चे होते हैं ना हाइपोथेटिकली सोचने लगते हैं, रीजनिंग करने लगते हैं, है ना, यानी तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। ठीक है, और उसमें प्रोपोजिशनल थॉट्स आते हैं, उसके पास क्या आते हैं, प्रतिज्ञप्ति चिंतन, यानी जहाँ तक सोच पाते उससे कहीं ज़्यादा सोच पाते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, लॉरेंस कॉल्बर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, तो लॉरेंस कॉल्बर्ग ने 3 स्टेजेस दिए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और उनमें से 6 सब स्टेजेस बताए थे, जिसमें से ट्रस्ट और मिसट्रस्ट फर्स्ट में आता है ना, ओबेडियंस वाला। तो वहाँ पर कह बच्चे की ट्रस्ट की बात होती है, तो यहाँ कहता है ना कि लॉरेंस कॉल्बर्ग के नैतिक है ना मोरल डेवलपमेंट जो है उसके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को है ना सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित। कहीं ना कहीं इस समाज के बारे में मत करना। और मैंने आपको बताया कि बच्चे समाज के बारे में जब सोचने लगते हैं, बच्चे जब समाज के बारे में सोचने लगते हैं तो उसको सामाजिक क्रम व्यवस्था कहते हैं, जिसको हम लोग सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ऑपरेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन, हार्वर्ड का जो आपका इंटेलिजेंस है, बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया था, मल्टी इंटेलिजेंस का थ्योरी दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे में मल्टी डायमेंशनल होते हैं, यानी इसका मतलब होता है कि जो इंटेलिजेंस होता है, बच्चों का बुद्धि होता है, वो बहुत प्रकार के होते हैं, उसके अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, विमाएँ बहुत ज़्यादा होती हैं, है ना। वो एक तरह का सभी के बच्चे के अंदर बुद्धि नहीं होता है, तो उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के दिया था। उन्होंने अलग अलग टर्म बताए थे उनके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ correctly matched pair of type of intelligence in state performance possibility as per Howard Gardner's theory of multiple intelligence। हावर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है वो बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है, यानी जो बुद्धि के अनुसार सही कौन है। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हावर्ड गार्डनर ने तो मल्टी मल्टी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी तो दिया है, उसके अनुसार कौन सा सही है, कौन सा जोड़ा सही है बुद्धि के प्रकार और उसके अंत स्थिति अनुपालन का, यानी उसका टाइप सही है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है ना कि स्थानिक, स्थानिक का मतलब होता है, इसको कहते हैं हम लोग स्पेशियल, है ना। स्पेशियल का मतलब होता है थेरापिस्ट। ठीक है, तो थेरापिस्ट को क्या स्पेशियल, स्थानिक का मतलब होता है बच्चे को ना यहाँ पर स्थान के बारे में उसको नॉलेज होने लगता है ना, यानी उसके बच्चे में स्थानिक प्रॉपर्टी आ जाता है। जैसे कि कार, अगर टूटी फूटी कार दे दिया जाए, पजल सॉल्व करने लगता है, नहीं इसको यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ होना चाहिए, है ना। यहाँ से एक सवाल पूछा गया है कि पूछा ही गया है पेपर 1 में कि एक बच्चे का पिताजी का साइकिल टूट गया था और वो बच्चे उसको देख देख के सीख लेता है, तो उस कहाँ पर क्या लगता है, तो उसको स्थानिक आ जाता है ना। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में स्थानिक को क्या बोला गया, मनोवैज्ञानिक कहा गया है। मनोवैज्ञानिक का मतलब थेरापिस्ट कहा गया है, तो ये क्या इसका इंडस्ट्रियल थेरापिस्ट आता है, तो यहाँ पर ये गलत है ना। स्थानिक में बच्चे में ये नहीं आता है। उसके बाद क्या कहता है देखिएगा, अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब होता है एक दूसरे से, और इंट्रा का मतलब है खुद से, और इंटर का मतलब होता है एक दूसरे से। तो यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक जो बुद्धि आता है ना, क्या ये विक्रेता के अंदर आता है, खुद से थोड़ी ना करेगा। यहाँ इंटरपर्सनल होना चाहिए सेल्स पर्सन के, यानी एक दूसरे से उसके पास वो बुद्धि होना चाहिए। अब देखिए भाषाई ज्ञान, अब भाषाई ज्ञान होने का क्या जरूरी है मूर्तिकार को,
बहुत सारे ऐसे मूर्तिकार हैं जिसको भाषा नहीं आता है फिर भी आपका मूर्ति बना देगा। तो यहाँ भाषा का होना जरूरी नहीं है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए बॉडीली कानेस्थेटिक यानी शरीर पे कंट्रोल होना चाहिए, किसको, एथलीट को ना, तो ये सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा, है ना, फिफ्थ का फोर्थ नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लेगो आगेस्कू का। देखो यहाँ पर बहुत सारे थ्योरी पूछे जा रहे हैं ना, गौर कीजिएगा कि थ्योरी बस पढ़ लीजिए, फिर 60% आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ले वाइगोस्की ने क्या कहा है, तो वाइगोस्की ने क्या कहा है, वाइगोस्की ने सामाजिक सोशल सोशियो कल्चरल थ्योरी बताया उन्होंने, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दिया उन्होंने। तो यहाँ पर वाइगोस्की जो है ना, बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इनका कहना है कि भाषा की बहुत बड़ी भूमिका है ना। तो वाइगोस्की का कहना यही सही है ना, कि भाषा को इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन पियाजे भाषा को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, लेव वाइगोस्की के द्वारा दिया हुआ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब यहाँ पर कहता है ना, देखिए ये सब क्यों नहीं होगा, बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। देखिए ये जो भाषा अधिग्रहण यंत्र जो बोल रहे हैं ना, ये चॉम्स्की का बताया हुआ है, जिसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। ये चॉम्स्की का दिया होता है, वाइगोस्की का तो होगा नहीं। अब कहता है ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या, संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये तो वाइगोस्की का कहना नहीं है, ये तो पियाजे का कहना है। उसके बाद क्या है कि स्कीमा के परिपक्वन, तो स्कीमा के बारे में जो है, स्कीमा के बारे में किसने बताया है, पियाजे ने बताया। लेकिन ये वाइगोस्की की बात करें, वाइगोस्की की ये हम लोग नेगलेक्ट करके बना सकते हैं, लेकिन सही अगर डायरेक्ट आंसर याद है तो यही होगा कि उन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके दौरान अगर आप लर्नर्स का अगर मूल्यांकन करते हैं, यानी जो अधिगम करता है, बच्चे जो हैं जो सीख रहे हैं, अगर उसका आप इवोल्यूशन करते हैं, तो इवोल्यूशन करने से असेसमेंट करते हैं, आप असेसमेंट करते हैं, तो क्या उससे क्या होता है, क्या बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं, ये तो गलत हो गया, नेगेटिव है ना। अब बात कहता है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। अरे भाई साहब, अगर आप आकलन करते हैं बच्चों का तो वो उसके सीखने में क्या रुकावट डालेगा, हाँ, वो तो और अच्छा है ना। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कहता है, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रति योजन, है ना, बेहद सफल। अरे उसके गार्जियंस को क्यों हम लोग यहाँ पर प्रतिपुष्टि देंगे, है ना, उसको क्यों फीडबैक देने जाएंगे हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 जो है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 4, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका जो है, टीचर्स जो है ना, उसको शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार को संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। देखिए कहता है कि अगर आप बच्चे में लिंग जेंडर जो होते हैं, यानी लिंगों में जो जेंडर रूढ़िवादिता, यानी लड़कियां ये कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकती हैं लड़कियां, ये सब जो रूढ़िवादिता है, अगर इसको आप कम करना चाहते हैं, है ना, तो आप एक प्रभावशाली शिक्षण पद्धति को अपना सकते हैं। वो कौन सा है, किस तरीके से। पहला कहता है लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। अब देखिए जो बच्चों में जो लैंगिक जैविक अंतर है उसको आप अस्वीकार करोगे, नहीं, स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, यानी क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर जो है 8 है ना, इसमें क्या कह रहा है कि समाज में चित्रित जो लिंग भूमिकाओं उसको प्रबल करना। चित्रित मतलब क्या, जो हाँ, ये यही देखो, कटरीना कैफ ये कर सकती है, ये कर सकता, मतलब हमने रूढ़िवादिता बनाए ही रख रहे हैं यहाँ पर, आप उससे बाहर नहीं ला रहे बच्चों को। एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, यानी लड़के लड़के का ग्रुप बना, लड़कियों को छोड़ देना, तो ये भी तो गलत है। तो आपका क्या होगा, ऐसे क्रियाकलाप में लगाना जिसमें से मिश्रित लिंग समूह हो, यानी सब लड़के भी हों लड़की भी हों, है ना, कुछ आपके अदर जेंडर की भी हो सकते हैं। और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना है आपको, वहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज यानी प्रोमोट डिस्कशन करना है। और डिस्कशन से पता चलेगा कि बच्चों में विभेदीकरण नहीं आ रहा है ना, बच्चे में जेंडर रूढ़िवादिता कम हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता यानी जो मल्टीलिंग्विस्टिक है ना, जो मल्टीलिंग्विज्म है, यानी बहुभाषिता मतलब क्या होता है, हमारे क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, है ना, और सभी बच्चों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। कोई बंगाली बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई खोटा बोलता है, कोई नागपुरी बोलता है, कुछ भी बोलता है ना। तो यहाँ पर हमारे समाज में हमारे भारत की खूबसूरती यही है कि हम लोग के अंदर भाषाएं अलग अलग, रंग अलग अलग, कलर अलग अलग, है ना। और यहाँ पर
संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, जातियाँ अलग अलग हैं, फिर भी हम लोग एकता है। तो वहाँ पर अगर आप भारत जैसे एक, अगर भारत के अगर टीचर्स हो, है ना, और आप एक मल्टीलिंग्वलिज्म को अगर बढ़ावा नहीं देते तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। कैसा समझना चाहिए? रुकावट समझना चाहिए? नहीं। समस्या समझना चाहिए? नहीं। एक व्यवस्थागत मुद्दा समझना चाहिए? नहीं। है ना। तो ये ऑप्शन नंबर एक, गुण और साधन समझना चाहिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आ गया चाइल्ड सेंटर क्लासरूम से बाल केंद्रित। बाल केंद्रित का मतलब होता है यहाँ पर बच्चों, देखिए जब भी चाइल्ड सेंटर की बात करेगा तब बच्चों को देखिएगा, जो जो ऑप्शन बच्चे के फायदे के लिए होगा, है ना, और पॉजिटिव होगा वही आंसर होगा, नहीं तो बाकी सबको काट देना है। देखिए, ए चाइल्ड सेंटर क्लासरूम इज वन इन विच, एक बाल केंद्रित कक्षा वही है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के उपयोग करते हैं। फिर यहाँ अध्यापक की बात आ गया, है ना। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए, वर्गीकृत करने का बात आ गया, तो यहाँ नहीं होगा, फायदे की बात नहीं है। बच्चों के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, ये भी गलत हो गया। अध्यापक लचीला है, यानी फ्लेक्सिबल है ना, और बच्चे के प्रत्येक व्यक्तिगत, यानी जिसको जिस चीज़ की जरूरत है उसको पूरा करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका 4 हो जाएगा। अब आ जाते 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण, देखिए अब सांस्कृतिक उपकरण, तो यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं, है ना, वाइगोस्की की बात हो रहा है। मैंने कहा ना कि वाइगोस्की का ही थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी। तो सांस्कृतिक यानी संस्कृति को बढ़ावा किसने दिया? वाइगोस्की ने, है ना, लियो सेमोनोविच वाइगोस्की। ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? यहाँ देखिए नहीं है, अंडरलाइन कर दिया भाई, है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ दृष्टि वाला, जिसका दृष्टि सही नहीं हो तो दृष्टि में खराब होने से नहीं को नहीं देख पाएगा, आंसर दूसरा मार्क किया जाता है ना। तो देखिए यहाँ आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए, यानी जो हल्के फुल्के देख पाते हैं, कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, कौन सा सही नहीं है? अब देखिए, लार्ज प्रिंट बुक्स, ये तो फायदा होगा। 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, ये भी तो फायदा होगा, उसको छू के भी वो देख सकता है। टॉकिंग बुक्स, है ना। अब देखो यहाँ स्मॉल प्रिंट दे दिया, यानी आंख में बाधा है और स्मॉल प्रिंट दे देगा, तो बोलो तो ये सही है, ये तो गलत हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। अब क्या था क्वेश्चन में? समावेशी शिक्षा, यानी जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ना, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब वही होता है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, जहाँ पर बच्चों को बढ़ावा दिया जाए शिक्षक अपने फायदे के लिए नहीं, यानी बच्चे जो चाहें वैसा ही पढ़ाना। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं ना भाई साहब, तो उसको नहीं पढ़ाना है ना, उसको खेल खेल में पढ़ाना है। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा के पीछे कौन सा विचार है, कौन सा थिंकिंग है ना, कौन सा अंडरलाइंग बिलीफ है? तो बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना। देखिए, बांटने की बात कभी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर कहता है 2 में, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर, देखिए अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं को पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। एक बांटने की बात जब भी होगी अलग बात है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों, अब देखिए विशिष्ट मतलब खास क्या, आप वहाँ नहीं पढ़ा सकते हो। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, यही ऑप्शन नंबर 4 होगा, है ना। समान शिक्षा पाने के अधिकार की बात कर दिया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आ जाते हैं 14 में। तो 14 में क्या कहता है कि प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे, यानी जो आपके क्रिएटिव चिल्ड्रेन होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, काफ़ी हाइपर एक्टिव होते हैं ना, ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर देते हैं, है ना। और ऐसे बच्चे को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ प्रतिभाशाली यानी जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं और सृजनात्मक यानी क्रिएटिव जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है, कैसे उन लोगों को एड्रेस करना है ना। तो यहाँ पर क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभुमुखी चिंतन की आवश्यकता है ना। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, यानी प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ये देखिए कहीं ना कहीं देखिए प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं ना, वो काफ़ी नॉर्मल बच्चों से काफ़ी हट के होते हैं, और वो कभी
उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, उसमें क्या कहते हैं उसको, अमूर्तता, अमूर्त सोचा जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आ जाता है उसके, फॉर्मल ऑपरेशंस, फॉर्मल थिंकिंग आ जाता है उसके पास। तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव होते हैं, तो उसको चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए, है ना। और ऐसे काम देना चाहिए जो नीरसता को दूर करे। या नीरसता का मतलब क्या होता है ना, कि उसको बोर्डम, बोर्डम मतलब जो आपका बोर लगता है ना, बोरिंग टाइप का नहीं होना चाहिए। ऐसे क्रियाकलाप दीजिए और चुनौतीपूर्ण दीजिए, तो यही आंसर सही होगा, है ना। अब देखिए, पठन फैल्य, है ना, पठन वैफल्य पहचानो, यानी इसका मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया क्या होता है ना, कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होता है। पैटर्न वैफल्य मतलब ये हो गया पढ़ने में दिक्कत होता है ना। तो देखिए यहाँ पर डिसलेक्सिया ये आपका डिसेबिलिटी से है ना, बच्चों में डिसेबिलिटी होता है, डिसलेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है। तो अगर डिसकैलकुलिया बोलता तो यहाँ पर कैलकुलिया यानी कैलकुलस, यानी कैलकुलेशन में, मैथ से उसको प्रॉब्लम आ जाता, है ना। लेकिन यह डिसलेक्सिया है तो इसको यहाँ पर किससे, पढ़ने में, रीडिंग प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन है, फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स, ये नहीं होगा। ए थ्रू फिजिकल हेल्थ चेकअप नहीं, एनालाइजिंग देयर रीडिंग, देखिए यहाँ रीडिंग की बात आ गया, ठीक है। तो यहाँ रीडिंग के बारे में बात आ गई, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, यानी उसको अपने रीडिंग को पहचानने में और लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। एक आता है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया का मतलब होता है बच्चों को डिस्ग्राफिया रहता है अगर यहाँ, तो उसको बच्चों को लिखने में, राइटिंग प्रॉब्लम होता। और लेक्सिया है तो यहाँ पर अब उसको रीडिंग में प्रॉब्लम होगा, है ना, रीडिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, एनालाइज करने में, एनालाइज रीडिंग। उसके बाद आता है डिस्फेजिया, है ना, उसमें बच्चे का मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, है ना, वो कोऑर्डिनेशन हाथों में नहीं बना पाता है, आपके मोटर स्किल, मोटर जो आपके मसल्स होते हैं, जैसे कोई चीज़ को ज़्यादा देर नहीं पकड़ पाएगा, पेंसिल पकड़ने, होल्ड करने में दिक्कत होगा, तो क्या आ जाएगा, डिस्फेजिया। तो डिसलेक्सिया हो गया लिखने पढ़ने में, डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स में, और अगर और एक बोलेंगे हम लोग क्या, डिसग्राफिया, तो वो लिखने में दिक्कत होता है। डिस्फेजिया उसका कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते हैं, यानी उसका कहीं ना कहीं मोटर स्किल से प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। अब देखिए क्या, जो बच्चे ना जो वंचित पृष्ठभूमि से हो, यानी आपके डिप्राइव्ड बैकग्राउंड से हो, और क्या कहता है डिसएडवांटेजेस, है ना, डिसएडवांटेजेस का मतलब यानी अधिगम, देखिए प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले, यानी परिस्थितियां तो प्रतिकूल हैं लेकिन वो वंचित पृष्ठभूमि वाले जो अधिगमकर्ता लर्नर्स है, उसको संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशील नहीं है। देखिए अंडरलाइन फिर कर दिया है ना, तो आप लोगों को भी दृष्टिबाधित नहीं बनना है। तो यह कहता है कि आप अलग अलग जो पृष्ठभूमि से आते हैं और जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं, उन लोगों के लिए कौन सा पद्धति प्रभावशील नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकता और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, ये तो गलत हो गया। विद्यालय विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को प्रभावित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, है ना। उसके बाद कहता है कौन सा नहीं है, ये सही बात बोल रहा है। देखिए अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी ज़रूरतों को देखना, सही बात है ये, है ना। और विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए भी प्रेरित करना, ये भी सही है ना, उसको सहायता उपलब्ध कराना। अब कहीं ना कहीं फोर्थ देखो, कार्यकलापों के लिए उन्हें सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों के एक दूसरे को समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना, ये सब पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला गलत है ना। यानी अगर आपका डिप्राइव बैकग्राउंड से आता है तो उसको बोलिएगा कि नहीं विद्यालय से बाहर जाओ और ट्यूशन पढ़ो, ये तो नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं इमोशनल हेल्थ, यानी फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन देयर लर्निंग। तो यहाँ पर क्या, बच्चे का अगर स्वास्थ्य ही सही नहीं है, अगर बच्चे का फिजिकल स्टेट ही सही नहीं है, उसके इमोशनल हेल्थ ही सही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कोई प्रभाव नहीं डालता है, बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका होता है बच्चे के अधिगम में उसका हेल्थ वगैरह बहुत इफेक्ट करता है। कोई प्रभाव नहीं होता है, गलत बात। का कोई आपसी संबंध नहीं, गलत बात। की भूमिका नगण्य है, नेग्लिजिबल है ना, इनसिग्निफिकेंट है, कोई रोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, होता है। अगर आपका तबीयत खराब है तो आप पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, है ना, पढ़ने में बहुत इफेक्ट डालेगा, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, यानी एक टीचर्स हैं, उसको अगर प्रमोट करना है मीनिंगफुल लर्निंग को, यानी
मतलब निकले। आप जो पढ़ा रहे हैं ना, बच्चों को सिखा रहे हैं, वो कोई उसका मतलब हो, उसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित कर पाएँ, है ना। हेल्प स्टूडेंट टू रेगुलेट देयर ऑन इमोशंस एंड मोटिवेशंस। विद्यार्थियों की सहायता करना चाहिए कि वो अपने मनोभावों और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। चलिए, ये तो बात सही लग रहा है ना, ये बात तो सही लग रहा है। अब देखते हैं हम लोग सेकंड कहता है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत। देखिए, वर्गीकृत करने की जब भी बात आएगा ना, तो ये काट देना आंसर। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए ना, तभी तो आप बच्चे में आप मीनिंगफुल आपका क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रमोट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विविधता अपनाना। यदि आप स्टैंडर्ड मेथड अपनाओगे विविधता को देखते हुए, अरे ये गलत, बांटने की बात आ गई, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 1 और 3 सही होना चाहिए, है ना। तो होना चाहिए, नहीं होगा ही, तो 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 19 भी बड़ा आसान है। देखिए, लर्निंग जो है ना, एक कॉम्प्लेक्स है और एक एक्टिव प्रोसेस होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। पैसिव का मतलब जिसमें से बच्चे निष्क्रिय हों, है ना, तो बच्चे एक्टिव ही नहीं हो, तो ये गलत बात हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 19 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी लर्निंग कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन बच्चे को एक्टिव रखना है ना। ये आपका प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग के बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ए टीचर शुड डैश द सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग। तो यहाँ पर डिसमिस नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। तो अगर एक कक्षा है, अगर उसको अर्थपूर्ण बनाना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो सांस्कृतिक विविधता है, धार्मिक विविधता है, भाषाओं की जो विविधता है, उनको सबको समझना चाहिए ना। अगर नेगलेक्ट ही कर देगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू करियर, ये बहुत ज़रूरी होता है बनाना डैश लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम रेदर देन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत बार पूछा गया, इस बार भी रिपीटिंग कर दिया गया। तो देखिए, कक्षा को अगर प्रभावशाली अधिगम के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो होता है ना, वो नहीं होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। अधिगम के लिए वो क्या होना चाहिए? सहयोगात्मक होना चाहिए, सहयोग किया जाना चाहिए, है ना। और किसके जगह पर? प्रतिस्पर्धा, है ना, यानी कॉम्पिटिटिव नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। कोलैबोरेटिव का मतलब वहाँ होता है सहयोगात्मक, एक दूसरे से सहयोग करके सीखे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 होना चाहिए कोलैबोरेटिव, ना होना चाहिए क्या? कॉम्पिटिटिव, यानी प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए बच्चों में। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज टू इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न। अब देखिए, एक बात बताइए कि बच्चे को प्रतिभाशाली पद्धति कौन सा है जिसमें से हम लोग, है ना, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करें, यानी उसको पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, है ना, उसको हम लोग मोटिवेट करें। तो क्या करेंगे हम लोग? बच्चों को जब भी ज़रूरत हो ना, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कर देंगे, है ना। जब भी ज़रूरत होगा तो बच्चे को क्या करेंगे? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब मचान होता है, पाड़ कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बच्चे को कहीं ज़रूरत है, कैलकुलेशन में अगर फंस, सब जानता है लेकिन कहीं फंस रहा है, तो आप वहाँ हल्का सा मदद कर दे, वो आंसर तक चला जाता है। तो ये होना चाहिए, है ना। तो उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्पररी हेल्प जो होता है उसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, पाड़ कहा जाता है। बच्चे को थोड़ा सा मदद करना, पूरा आंसर नहीं बता देना। तो बच्चे को स्कैफोल्डिंग होना चाहिए जब भी जरूरत हो नई स्किल सीखने का, तब। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट करेक्ट। देखिए, कौन सा स्टेटमेंट बच्चे के थिंकिंग के लिए सही नहीं है, यानी बच्चे का जो चिंतन है, बच्चों के चिंतन के विषय में कौन सा कथन जो है, स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है ना। तो यह बाकी सब सही होंगे, एक नहीं होगा सही। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? चिल्ड्रेन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेना अराउंड देम। ये बात सही है। बच्चे जो होते हैं ना, अपने से आसपास से अपने सिद्धांतों को खुद रचना करते हैं, है ना। और ये पियाजे का कहना था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, खुद अपना इन्वेंशन करते हैं, है ना। उसको सेल्फ रेगुलेशन भी कहा जाता है। तो अब फर्स्ट तो सही है ना। सेकंड देखते हैं, चिल्ड्रेन कैन नॉट थिंक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ देयर ओन एंड प्राइमरी रोल ऑफ टीचर्स इज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये गलत हो गया, है ना। बच्चे प्रतियों को सही स्वयं नहीं सोच सकते, क्या उसे सिर्फ टीचर ही सोचा सकता है उसको? ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड हो जाएगा। देखिए, थर्ड भी सही है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उसका अन्वेषण यानी छानबीन करते हैं। सही बात है ना। उसको क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं। उसके बाद देखो, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं, है ना। ये पियाजे का कहना था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर
सेकंड गलत है, खुद नहीं कर सकते, ये बात गलत हो जाएगा। अब देखिए चिल्ड्रंस फेलियर इन स्कूल, अब बच्चे फेल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या, उसे फांसी पे लटका देना चाहिए? नहीं, जो बच्चे की फेलियर है ना उसको स्वीकार करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो यहाँ आपका कहता है कि बच्चों की जो विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है, क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा, है ना। क्या कहता है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों का अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। यानी देखिए गलत बात, जो आपके डिप्राइव्ड जो बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने के लिए सामर्थ्य नहीं होते, कैपेबल नहीं होते, असफल होना हमें ये चीज़ बताएगा? नहीं, ये गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। देखिए ये निर्देशित करता है कि विद्यालय में गलती है ना, विद्यालय की गलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2 सही हो जाएगा। अब देखिए कहता है, साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां, अरे भाई मेरे, ये स्कूल में कमी है, बच्चों में कमी नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से। अब देखिए, अब ग्रुप डिस्कस करेंगे, आप ही ग्रुप डिस्कस कीजिएगा तो क्या होगा, आप अपने आप को यहाँ पर रख के देखिए। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुँच सकते हैं, है ना। ये बात सही लग रहा है, ये बात सही लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यही सही है। अब देखिए बाकी सब गलत है। बच्चे में भ्रांति उत्पन्न हो सकता है, आप चाहे ग्रुप डिस्कस करोगे तो भ्रांति हो जाएगा। बच्चे को ध्यान भंग हो सकता है, ये भी गलत बात है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की बात आता है तो ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। रुकावट पैदा करती है उसके बच्चे के अधिगम में, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 1 सही है ना, स्वयं चिंतन करने की प्रक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र पर आकलन व विधियों की विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है ना। तो ये आपका प्रगतिशील शिक्षा के अंदर आता है कि अगर इन क्लासरूम, अब कैसा क्लासरूम है, जो टीचर्स होते हैं ना अडेप्ट करते हैं पेडागोजी एंड वेरियस असेसमेंट कैटर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, यानी जो बच्चे, जो विविध प्रकार के जो बच्चे आते हैं उसको पता लगाने के लिए टीचर सेंट्रिक तो होना नहीं चाहिए, है ना। लव कुश वाला हाल नहीं। अब देखिए प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रगतिशील। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यहाँ भी नहीं पता कर सकते। व्यवहारवादी नहीं हो सकता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्रेसिव 2 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 आ जाते हैं। कहता है मुझे द फॉलोइंग इस स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। अब देखिए डेवलपमेंट सर, ये डेवलपमेंट तो फेवरेट हो चुका है भाई। देखिए विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले कहता है कि बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, है ना, बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। फिर कहता है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही जैसा होता है। गलत बात है, गलत बात है, अलग अलग होता है ना। कोई बच्चा जल्दी विकास कर लेता है, कोई बाद में विकास करता है। वृद्धि तो सेम हो सकता है मान लीजिए, लेकिन विकास सेम नहीं होगा। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्था में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। नहीं, आनुवंशिक का सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पर आपका बोलता कि अफेक्टेड होता है विकास, तो वो आनुवंशिक और आपका क्या कहते हैं उसको, पर्यावरण, दोनों पे निर्भर निर्भर करता है। विकास एक सरल कैसे हो सकता है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में कहा कि डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के विकास में बहुत सारे विविधताएं होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। निम्नलिखित में से मध्य बाल व्यवस्था, यानी जो आपका मिडिल चाइल्डहुड होता है ना। देखिए चाइल्डहुड जो होता है वो दो टाइप से हम लोग बांट के देखे थे। एक होता है अर्ली चाइल्डहुड और एक होता है लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड था, पूर्व बाल्यावस्था, वो 2 से 6 साल तक, और उत्तर बाल्यावस्था था 6 से कहाँ तक? 12 साल तक। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड था और ये लेटर चाइल्डहुड, यानी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एज होता है ना, वो लगभग क्या कहलाता है आपका? 6 से, मान लीजिए 6 से लेके 12 तक, ठीक है, 6 से 12 तक बोलिए या 2 से लेके 12 ही तक का बोलिए, ये पूरा का पूरा बीच में ये मिडिल एज कहलाता है। तो यहाँ पर कहता है कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि में क्या आप प्रमुख चिन्ह क्या पहचान सकते हो? क्या प्रमुख चिन्ह पहचान होता है? देखिए, क्या बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं? बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। देखिए इमरजेंस ऑफ मैक बिलीफ प्ले, है ना, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये गलत है ना। बच्चे क्या करें? लॉजिकल थिंक करने लगते हैं। कैसा करने लगते हैं? लॉजिकल थिंकिंग। और जगह कॉन्क्रीट नेचर का होता है, कॉन्क्रीट इन नेचर होता है ना।
अब यह कहता है पेशी कौशल और सामग्री संवृद्धि को तेजी से लाना, तो वो नहीं, 0 to 2 ईयर्स होता है, वो सेंसरी मोटर्स में आता है। ठीक है, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त सोचने की क्षमता का विकास, साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो ये नहीं आएगा इस अर्ली चाइल्डहुड, ये तो एडोलेसेंस में आ जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये भी नहीं होगा। सही होगा तर्क संगत विचारों को विकास करना, है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाता है बच्चों में, लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है। अब देखिए बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय एक प्रमुख भूमिका निभाता है ना। प्राथमिक तो हो ही नहीं सकता है, प्राथमिक तो फैमिली हो जाएगा, है ना, बहुत कम भूमिका निभाता है, कोई भूमिका नहीं है ना। द्वितीयक कारण यही आंसर हो जाएगा आपका। सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, है ना, सोशलाइजेशन का, सोशलाइजेशन के वीडियो बनाए हुए मैंने, उसमें से आपको 2 फैक्टर्स बताए हुए हैं कि जो आपके डेवलपमेंट पे इफेक्ट करते हैं, लर्निंग में इफेक्ट करते हैं, बच्चों को अफेक्ट करते हैं। वो 2 तरीके होते हैं, एक प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर। तो जो द्वितीयक होते हैं, प्राथमिक प्राथमिक होते हैं फैमिली वगैरह, है ना, जहाँ बच्चे पैदा लेता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका स्कूल्स हो गए, पर्यावरण हो गया, है ना। अब आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है ना। यानी देखिए किसने, तो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे सोचते हैं वयस्कों से अलग। ठीक है, बच्चों के चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, तो यह किसने बताया था, जीन पियाजे ने। अब आता है मैथ वगैरह के लिए, है ना, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर सिस्टम वगैरह के बारे में। बहुत ही इजी है, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आप एनसीईआरटी फॉलो करें और प्रीवियस को देखते जाएं, आपका इजीली हो जाएगा। मेरे वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।